स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनको हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने इनकी प्रिपरेशन पढ़ी थी कि हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स from those of crystalloids by the means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis. कि डिफ्यूजन की हेल्प से हम सेपरेट कर लेंगे जो क्रिस्टलॉइड या मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगी, उनको कोलाइडल सॉल्यूशन से जो कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं उनसे अलग कर लेंगे बाय यूजिंग ए सुटेबल मेम्ब्रेन। हमारा जो ब्लड है वो भी इसी मेथड पे डिपेंड करता है। यही उसका प्रिंसिपल होता है, डायलिसिस। ठीक है, हमारा ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर जो इंप्योरिटीज आ जाती हैं उनको भी इसी तरीके से हम रिमूव करते हैं। क्या होता है ये आपको देखते हैं कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इस तरीके से हम शो करेंगे। कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जहां, और ये किसका बना हुआ है? मेम्ब्रेन का। हम कह सकते हैं परचमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये जो सुटेबल मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं ना, ये हो सकती है आपके पास परचमेंट मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला जाता है? परचमेंट। इसका एग्जांपल है परचमेंट मेम्ब्रेन और सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं। These membranes allow the ions of electrolyte to pass through them, but do not allow the colloidal particles to pass through them। ये जो मेम्ब्रेन है उसका काम होता है। तो ये हमारे पास परचमेंट मेम्ब्रेन है और इसके अंदर आपके पास इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज भी है। इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये हम ले रहे हैं या वाटर। क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं। कि जब वाटर का फ्लो होगा तो वो इम्प्योरिटीज को अपने साथ ले जाएगा और अंदर जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बच जाएगा। यहाँ से जो वाटर है अंदर जा रहा है वाटर, और यहाँ से वाटर जो है वो बाहर आ रहा है। तो जब ये वाटर का फ्लो होगा तो जो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है, अब इस परचमेंट मेम्ब्रेन में से कोलाइडल पार्टिकल्स तो पास हो नहीं सकते। क्या पास हो सकते हैं? आयंस, इम्प्योरिटीज जो हैं तो वो पास हो जाएंगी और कहां? वाटर के साथ बाहर की तरफ चली जाएंगी। और अंदर आपके पास कैसा सॉल्यूशन बच जाएगा? प्योर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बचेगा? प्योर सॉल्यूशन। तो ये है डायलिसिस। ये कैसा, कौन सा मेथड है? डायलिसिस। एक और भी मेथड हम यूज कर सकते हैं इसी को, कि ये जो प्रोसेस है ये स्लो रहेगा। ये जो डायलिसिस है इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे और उसको फास्ट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसमें क्या चेंज आएगा अब हम वो देखते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोडायलिसिस की, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का कुछ इस तरीके से हम सेटअप करेंगे कि आपके पास ये परचमेंट मेम्ब्रेन है, ये इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये वाटर है। अब इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली इसको फास्ट करने के लिए इस प्रोसेस को हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रोड्स के। एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे नेगेटिव। अब क्या होगा कि जो आपके पास जो आयंस होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, क्या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो अपोजिटली मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ।
कहाँ मूव करेंगे? अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन से। तो पहले तो वो वाटर फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से कर रहे थे, ऑटोमेटिकली या नेचुरली कर रहे थे, लेकिन अब हम उस प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? फास्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड्स लगाए और जब ये इन पे चार्ज आएगा, जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो तो इधर अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो इधर अट्रैक्ट होंगे, और ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है ये फास्ट हो जाता है। डायलिसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये यूज किया जाता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। जब देख हमारे बॉडी में जो है ब्लड है वो किडनी जो है वो प्यूरिफाई करती है। अगर किडनी फेल हो जाए तो हम डायलाइजर, ये जो प्रोसेस होता है, एंड द apparatus used for dialysis, the apparatus used for dialysis is known as dialyzer, is known as dialyzer। इसको हम क्या बोलते हैं? डायलाइजर। ठीक है, तो ये डायलाइजर होता है। जो इससे पहले वाला था वो भी डायलाइजर ही था, तो दोनों ही डायलाइजर है। ये प्रोसेस जो है वो मोस्टली यूज करते हैं कि जब कोई भी पर्सन है तो उसकी किडनी फेल हो गई तो उसके ब्लड को अगर प्यूरिफाई करना है तो डायलाइजर का यूज करता है, और वो इस प्रोसेस पे वर्क करता है कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, उनको कैसे रिमूव करेंगे? डायलिसिस। किससे रिमूव करेंगे? डायलिसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि उससे कैसे प्यूरिफाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, और या हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन अगर पहले देखें तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन क्या होता है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, उसमें से हम अगर कोई किसी भी सब्सटेंस को फिल्टर करेंगे तो वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स चाहिए। कैसे पेपर्स चाहिए? अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स, हाईली ग्रेडेड पेपर्स, मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी होती है जो नॉर्मल फिल्टर पेपर आता है उससे। और ये जो फिल्टर पेपर्स होते हैं ये किसको अलाउ करते हैं? सभी सब्सटेंसेस को पास होने के लिए अलाउ कर सकते हैं, बट कौन से सॉल्यूशन या कौन से पार्टिकल्स पास नहीं होंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स को छोड़ के सभी पार्टिकल्स इसमें से पास हो सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो आप आसानी से कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो और बाकी की जो इम्प्योरिटीज हैं, जो भी पार्टिकल्स थे वो उसमें से पास हो जाएंगे, बट ये तो पास नहीं होगा। ये जस्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर है कि आपके पास कोई फिल्टर पेपर होगा, ठीक है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि आपके पास ये है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या है? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। एक कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमने नीचे एक कंटेनर लिया है। अब इसमें से क्या होगा? अगर हमने यहाँ एक मिक्सचर लिया है इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन का, क्या आपके पास इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, तो नीचे क्या आएंगी? इम्प्योरिटीज। क्या आ जाएंगी? इम्प्योरिटीज। और ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास? प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बच जाएगा? प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जस्ट बेसिक मैंने बताया कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस सेकंड मेथड था आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा कि हम ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स का यूज करेंगे। जब कोलाइडल सॉल्यूशन को पास कराएंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो ऊपर रह जाएगा और इम्प्योरिटीज पास हो जाएगी। नेक्स्ट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, वो क्या है उसको नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर इस मेथड की हम बात करें तो ये मेथड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा या सुना भी होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन या कभी देखना जो डेयरीज होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज किया जाता है। जो आपका मिल्क होता है उसमें से फैट को रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, फैट को रिमूव करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक ट्यूब होती है, उसमें मिल्क डाल देते हैं और बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, और एक आपके पास सेंट्रीफ्यूग होता है, जो मशीन होती है उसको सेंट्रीफ्यूग बोला जाता है। उसमें उन ट्यूब्स को डाल देते हैं और उस ट्यूब को हाई स्पीड पे रोटेट करवाया जाता है। इस तरीके से ट्यूब होगी और उसको हाई स्पीड से रोटेट करवाएंगे। जब हाई स्पीड से रोटेट करेगी तो क्या होता है? जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो जो फैट है वो तो लाइट होता है, लाइट इन वेट, वो ऊपर आ जाता है, फिर उसको अलग कर लेते हैं।
ऐसा ही यहाँ कुछ होगा। इसमें हम क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसको ट्यूब में डालेंगे और उसको किस में प्लेस कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज। अब यहाँ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे जो और भी हाई स्पीड पे मूव करेगा। On a rotation of tube at high speed, the colloidal particles settle down at the bottom of the tube and the impurities remain in the solution called centrifugate। और इन impurities या जो solution बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, centrifugate। और जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कहाँ सेटल हो जाएंगे, बॉटम में। वो तो कहाँ सेटल हो जाएंगे, बॉटम में। मतलब उनके तो जो सॉलिड हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे रह जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, वो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन से अलग होके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में रहेगी। तो हम ऊपर का जो सॉल्यूशन उसको बाहर निकाल लेंगे, नीचे क्या बच जाएगा आपके पास, कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या बच जाएंगे, कोलाइडल। तो ये हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो ये सब प्यूरिफिकेशन मेथड थे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो वो है कि जो पार्टिकल्स का साइज है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज है वो किसके बीच में होना चाहिए, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। सेकंड, a colloidal solution is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture, not homogeneous. It is a heterogeneous mixture. Next, Tyndall effect। ये क्या होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। टिंडल इफेक्ट लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, अब मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है टिंडल इफेक्ट। when a beam of light is passed through a colloidal solution, then due to the scattering क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, स्कैटरिंग होता है, ठीक है। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the colloidal particles, the path of the light is visible, and this is known as Tyndall effect, and it is known as Tyndall effect। इसको हम क्या बोलेंगे, Tyndall effect। कि जब हम एक बीम ऑफ लाइट पास करवाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में से तो उसका पाथ विजिबल होगा। किसी नॉर्मल सॉल्यूशन में से ऐसा नहीं होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें से जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। किसमें होगा, वो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट, वो स्कैटर कर जाएगी किससे, कोलाइडल पार्टिकल्स। किससे, कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। अब स्कैटरिंग के लिए क्या कंडीशन है कि कब लाइट स्कैटर करेगी, कब टिंडल इफेक्ट शो होगा, उसके लिए दो कंडीशंस है। हम वो दो कंडीशंस और देखते हैं। हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए। क्या है, फर्स्ट, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। और जो हम बीम ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं उसमें जो लाइट है उसकी वेवलेंथ और जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का, वो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वेवलेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए पार्टिकल्स के साइज से, लगभग दोनों सिमिलर होने चाहिए, तभी आपका टिंडल इफेक्ट शो हो सकता है। दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर लार्जली इन द मैग्नीट्यूड। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे डिस्पर्स्ड फेज के और डिस्पर्जन मीडियम के, उनमें जो लार्ज डिफरेंस होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। मैग्नीट्यूड की टर्म में अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा डिस्पर्स्ड फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का, उसमें बहुत डिफरेंस होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड।
तो ये दो कंडीशंस होंगी। फर्स्ट तो वेवलेंथ और जो पार्टिकल का साइज है वो सिमिलर होना चाहिए नियरली, ठीक है। और जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके मैग्नीट्यूड में काफी डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है टिंडल इफेक्ट शो करने। कौन सा इफेक्ट शो करने के लिए? टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। क्या है वो देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको बनाया। इसने बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने इस मोशन को सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स का जो जिगजैग मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। जो जिगजैग मतलब किसी भी वे में किसी भी डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन। आप देख सकते हो कि आप कभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब आप रूम में बैठे हो डार्क रूम में किसी में, और विंडो से जब लाइट एंटर करती है रूम के अंदर, जब विंडो से लाइट एंटर करती है रूम की, तो आप उसका पाथ भी दिखता है और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो जिगजैग वे में मूव करते हुए जाते हैं। तो वो जो जिगजैग मूवमेंट है पार्टिकल्स का, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जिगजैग मूवमेंट या जिगजैग मोशन हम बोलते हैं, ठीक है। ब्राउनियन मोशन इसको बोला जाता है। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है? ब्राउनियन मोशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन का, कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है, और दूसरा विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कैसी है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट, and it is independent of the nature of particle की नेचर जो है उससे इंडिपेंडेंट रहता है, उसके साइज पे डिपेंड करेगा केवल, और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर इज द साइज एंड लेसर इज द विस्कोसिटी of the solution, faster is the movement of the particle, जो कोलाइडल पार्टिकल है उसकी मूवमेंट उतनी ही फास्ट है, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन आपको आ गया होगा समझ में, बिल्कुल आसान टर्म, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ इसमें ज्यादा बताने का नहीं था, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि इस पे डिपेंड करता है साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और भी बच गई हैं, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स की, कोलाइडल सॉल्यूशंस की क्या प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अब इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है तो आपको पूछना, ठीक है। थैंक यू।